Good morning, everyone. Hope you all are doing well. You asked me for syllabus and PDF of chapter first, so I sent you on Saturday itself. So you can purchase the book by matching the syllabus, and chapter 1 is there so that you can read at home and prepare notes according to that. So yes, we were discussing about the condition of Indian economy on the eve of independence, यानी आज़ादी की पूर्व संध्या पे जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक स्थिति थी उसको हम समझ रहे थे. ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में, जैसे पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है मैंने बताया वो अलग अलग सेक्टर्स पे डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी डिपेंड करती है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी डिपेंड करती है, अलग अलग सेक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिविजुअली उन हर सेक्टर्स को पढ़ें और समझें. ठीक है, तो अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. इन लैंड सेटलमेंट सिस्टम वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट. लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है, यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स को समझने की ज़रूरत है. ठीक, कि उस समय इंडिपेंडेंस से पहले की जो लैंड थे उसकी कंडीशन क्या थी. हमको उसकी फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं पढ़ना है. हमको ये समझना है कि लैंड की ओनरशिप इवन फार्मर्स के पास होते हुए भी उन्हें लगान देने पड़ते थे. ठीक है, वहां पे लगान जो था उस टाइम, इट वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट वॉज इम्पोज्ड ऑन फार्मर्स. ठीक, तो लगान देना पड़ता था, भले ही किसी पर्टिकुलर ईयर दे आर केपेबल और नॉट, द फार्मर्स आर इन अ कंडीशन ऑफ पेइंग द लगान और नॉट, बट दे हैव टू पे. सो व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, दे इम्पोज द लगान एज वेल एज they placed the zamindars of the villages they made them in charge in order to collect the lagan. ब्रिटिशर्स ने ये लगान जो है टाइप ऑफ टैक्स जो था उसे इम्पोज किया. साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को बना दिया टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उनको अथॉरिटी दे दी. ठीक है, यानी हर गांव से अब जमींदार जो है वो क्या करेंगे, लगान को कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को के पास सबमिट करेंगे एक पर्टिकुलर डेट को. ठीक है, और जो भी जमींदार अगर टाइमली फार्मर्स से लगान को कलेक्ट करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं सबमिट करता तो उससे जो जमींदार होने का पावर था वो ले लिया जाता. ठीक है, तो इस तरीके से था लैंड सेटलमेंट सिस्टम. पहली चीज जमींदारी सिस्टम थी. ठीक है, दूसरी चीज अब यहां पे क्या थी कि जमींदारी सिस्टम हो गया. अब लगान देना पड़ता था उन लोगों को, और जो भी जमींदार लगान नहीं दे पाते थे, टाइमली नहीं सबमिट कर पाते थे, तो जमींदार की पावर ले ली जाती थी. ठीक, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं स्टेप ले रहे थे. दैट मीन्स व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टेप, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे थे. दैट मीन्स फार्मर्स को एजुकेट करने का, what is the proper way of doing agriculture. They were not at all educating the farmers about it. जैसे अभी आता है ना, कई सालों से आ रहा है दूरदर्शन पे कि आपको फार्मर्स को बताया जाता है, दूरदर्शन पे एक पर्टिकुलर जो है फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए एक प्रोग्राम है. इसमें बताया जाता है कि किस महीने में कौन सा सीड, अबाउट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, all these things, all these informations are given by the expert to the farmers. Okay, so government is taking some step to improve the condition of agriculture. They are educating farmers, various programs are being run. Okay, but here during British rule no such
एजुकेटिंग प्रोग्राम्स वेयर रन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। उस टाइम जो कंडीशन थी वो ये थी। अब सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट इज अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो भी एग्रीकल्चर से आप कल्टीवेट कर रहे हो, जो भी आप उत्पादन कर रहे हो खेती करके, उसको आप सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं उत्पादन कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो? बेचने के लिए। कमर्शियलाइजेशन का मतलब ही होता है बेचने के पर्पज से, ठीक है। सेल्फ कंजप्शन ना करके हम यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन टर्म यूज किए, यानी जो भी हम फसल का आप उत्पादन कर रहे हो उसको आप बेचोगे। तो अगर आप वीट कल्टीवेट करके सेल करोगे तो ब्रिटिशर्स उसको परचेज नहीं करते थे, ठीक। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ हमारे टाइप अभी जो कमर्शियल क्रॉप्स जब आपको कहते हैं हम कि व्हाट आर द कमर्शियल क्रॉप्स, यू मस्ट हैव स्टडी दैट ग्राउंड नट्स आर कमर्शियल क्रॉप्स, जूट, then cotton, these are the sugarcane, these are considered as the commercial crops, है ना, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो ऐसे क्रॉप्स जो इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किए जाते हैं उन्हें हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करना शुरू कर दी थी इस टाइम, ठीक। तो कमर्शियलाइजेशन क्यों कर रही थी? ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिशर्स जो है, वो इंडिया से जूट, कॉटन, ग्राउंड नट हुआ, शुगर केन हुआ, इन सबको ले जा सके एज अ रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज में, और वहां से फिर फिनिश प्रोडक्ट उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया को सेल कर सके, ठीक। अब फार्मर्स रेडी कैसे हो गए इसको, ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स रेडी कैसे हो गए? तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्हें जो ये कमर्शियल क्रॉप्स थे इनके कल्टीवेशन पे ज्यादा अमाउंट देने लगे। ब्रिटिशर्स जो थे वो ज्यादा अमाउंट देने लगे, क्योंकि फार्मर्स को लगान देना होता था। तो इसलिए फार्मर्स अब ये कोशिश में थे कि किसी तरह से हमें कुछ ज्यादा पैसे मिले तो हम लगान चुकाएं और अपना जो है लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो इसी वजह से वो ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स की फार्मिंग शुरू कर दिए। फार्मर्स जो है ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स की फार्मिंग शुरू कर दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो आपके क्रॉप्स थे, यानी वीट, राइस, ठीक है ना, ये सारे जो क्रॉप्स थे, इन सबको फूड क्रॉप्स जिन्हें हम कहते हैं, वो फार्मर्स को अब लोकल शॉप से परचेज करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो अब अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर पा रहे थे। ऐसी कंडीशन धीरे धीरे आने लगी, और ऐसी कंडीशन आने के बाद धीरे धीरे फिर क्या होना, फेमाइन की कंडीशन, वो कंडीशन आ गई, ठीक। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स का भी जो इम्पैक्ट था वो हमारे इस पे एग्रीकल्चर पे पड़ रहा था। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड पॉइंट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अब क्यों होती है? यानी जो भी उत्पादन है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होना, ठीक है। आप रॉ मटेरियल आप जो आपके इनपुट्स हैं, यानी इनपुट्स यानी इंसेक्ट, ये आपके सीड्स हो गए, ठीक, आपके पास जो पेस्टिसाइड्स है, आप ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इनपुट्स आप यूज कर रहे हो, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी जो एक लेवल की होनी चाहिए उस लेवल तक नहीं आ रही है प्रोडक्टिविटी। तो इसके वजह से क्या एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट था वो हमको पढ़ना है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में। तो इरिगेशन जो फैसिलिटी थी वो ब्रिटिश टाइम में, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, इट वाज नॉट प्रॉपर। ये भी एक वजह थी कि हमारा प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की, वो कम थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर्स थे
जो खाद थे उनका भी इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता था। ठीक, वो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद हम हाई यील्डिंग वैरायटी जो है HYV जो सीड्स है उनका इस्तेमाल करें इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, एंड फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट। तो जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से एग्रीकल्चर की कंडीशन इंप्रूव हुई। बिफोर इंडिपेंडेंस द प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लेस। ओके, so here the cultivator had neither the means nor any incentive to invest in agriculture. This you can understand ना कि उनको फार्मर्स को क्या देना, लगान देना है। लगान देना है तो उनके पास पैसे बहुत कम बचते थे। पैसे बचते थे जो भी, तो वो जरूरत की चीजें जो थी उसको ही अरेंज बस कर पाते थे मुश्किल से। उनके पास, फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वो अब फिर एग्रीकल्चर में री इन्वेस्ट कर सके। तो अब इसके लिए क्या करते, वो जाके जमींदार से कर्ज लेते, लोन लेते, और फिर अगर उस साल क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी तो थी नहीं, तो प्रॉपर रेनफॉल अगर नहीं होता है तो उनको नुकसान हो जाता था फार्मर्स को, और फिर वो जो भी कर्ज था वो वापस से चुका नहीं पाते, और जिसकी वजह से उनके हाथ से जमीन चली जाती थी। ठीक है, जमीन जो है वो ले लिया जाता था जमींदार के द्वारा। ठीक, साथ ही साथ जो जमींदार थे उनका कोई विलेज में इंटरेस्ट नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के एम्प्लॉय के तौर पे काम करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके एम्प्लॉय के तौर पे काम करते थे। तो उनका कोई लगाव नहीं होता था कि वो फार्मर्स की किसी तरीके से मदद करे या उनको बताएं कि व्हाट आर द करेक्ट वेज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। नो, दे वर जस्ट वर्किंग एज एन एम्प्लॉय टू कलेक्ट द लगान फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, साथ ही साथ जो फार्मर्स थे उनको जो भी टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इन सारे रीजंस की वजह से क्या होने लगा, जो प्रोडक्शन जो था आपका वो लो लेवल का होता था, यानी जो भी कल्टीवेशन होता था वो बहुत ही कम होता था। ठीक, इस वजह से फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही पैथेटिक थी। दे वर पुअर। एडवर्स इफेक्ट। अब इसके बाद जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब यहाँ पे क्या है कि जो लैंड है, जो इंडिया थी पहले, इंडिया पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में इसमें नहीं बटा हुआ था ना। सो जो इंडिपेंडेंस के टाइम में, ठीक है, जब बंटवारा हुआ तो जो फर्टाइल लैंड था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। जो फर्टाइल लैंड था जिसमें जूट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, तो वो एरिया जो है हमारा पाकिस्तान की तरफ चला गया, जिस वजह से भी क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अफेक्टेड हुई। यानी एग्रीकल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ना। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, इकोनॉमी पे। अब इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में क्या पढ़ना है कि आपको बताया कि कैसे एग्रीकल्चर से जो भी क्यों कमर्शलाइजेशन हुआ। कमर्शलाइजेशन इसीलिए हुआ ना ताकि यहां से कमर्शियल क्रॉप को एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जा सके अपने इंडस्ट्रीज में, एज एन इनपुट्स, एज अ रॉ मटेरियल यूज करते, और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता उसी को इंडियंस को सेल करते हाई रेट पे। ठीक है ना, तो ये अब इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी उसको भी यहाँ पे क्या किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम पढ़ रहे हैं जो कि होल इकोनॉमी का पार्ट है। अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये देखना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो पूरी
इंडियन इकोनॉमी थी, इसकी कंडीशन क्या थी, अलग अलग सेक्टर्स को की जब हम स्टडी करेंगे तो हम ज्यादा समझ पाएंगे, है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी स्टैब्लिश थी उनको बंद कर देना, इसी को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, तो उस समय जो था इंडिया के पास इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो बहुत फेमस था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, बंद होने लगे, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक, अब ये क्यों और कैसे करने लगे। ब्रिटिशर्स जो थे उनका मेन मोटिव यही था कि इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना। फीडर इकोनॉमी का मतलब समझते हैं ना, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल, ब्रिटिश जो है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, और ब्रिटिशर्स जो है बहुत ही चीप प्राइस पे उन रॉ मटेरियल को परचेज करके वापस से फिनिश प्रोडक्ट बना के इंडिया को ही सेल करें। ठीक, इसी को कहते हैं फीडर इकोनॉमी। सो दे सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल they have adopted two-fold policy। two-fold policy, अब ये क्या होती है, two-fold policy में, इसको हिंदी में कहते हैं दोहरी नीति। एक तरफ से वो क्या करते थे, कमर्शलाइजेशन कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शलाइजेशन हो गया क्रॉप्स का, यानी फूड क्रॉप्स फार्मर्स को एक तो बर्डन दे दिया कि आपको लगान देना है, आपको जो भी आप उत्पादन कर रहे हो उसमें से आपको लगान देना है, अगर जिस साल नहीं फसल होगी फिर भी लगान देना है। तो फार्मर्स क्या करते थे, अब जिस भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने पे ज्यादा पैसा मिलेगा वही प्रोड्यूस करेंगे, तो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको परचेज कर लेते थे हाई प्राइस पे, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा कीमत पे परचेज करते थे। ठीक, और इसी को वो कैश क्रॉप्स को क्या यूज करते थे, एज अ रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते। ठीक, यानी इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और फिर इसको अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी इंडस्ट्रीज यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज में इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। फिनिश प्रोडक्ट, जब फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी तो वापस से किसको सेल करेगी, इंडिया को। और यहां पे रॉ मटेरियल लिया, जो कीमत बाहर से अगर कहीं दूसरी जगह से अगर परचेज करते तो ज्यादा प्राइस देना पड़ता कंपैरेटिवली, बट इंडियंस को इसके कंपैरिजन में लो प्राइस पे देना पड़ता और फिनिश प्रोडक्ट फिर हाई प्राइस पे सेल करते। ठीक है, तो यही थी टू फोल्ड पॉलिसी, यानी इंडियन इंडस्ट्रीज को भी अफेक्ट कर रहे थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, उनको शट डाउन कर दिया, उनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो है ऐसा रूल बनाया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर देना है पूरी तरीके से। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई, और जितने भी लोग थे सारे के सारे किस तरफ जाने लगे, एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे। तो जब एग्रीकल्चर में जरूरत से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, है ना, और जो भी प्रोडक्शन होना चाहिए उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक, पॉवर्टी की कंडीशन डेवलप होने लगी। अगर एक पीस ऑफ लैंड है जिससे 2 लोग ही सफिशिएंट है कल्टीवेट करने के लिए, लेकिन अगर वहां पे
परिवार के बाकी लोग जो हैं उनके पास कोई काम नहीं है और वो भी पहुंच जाए वहां कल्टीवेट करने के लिए, यानी 2+6 रिक्वायर्ड पर्सन 2 है लेकिन आपके पास हो गए 8, तो क्या इस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? खेती करने के लिए अगर एक जमीन है और उसमें खेती करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन परिवार के जो बाकी लोग थे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे और वो बंद हो गई तो वो लोग भी घर चले आए, तो अब कुल 8 लोग हो गए ना उस फील्ड पे काम करने के लिए, फार्म पे काम करने के लिए। तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इससे? प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ने वाली, लेकिन खर्चे अब क्या हो गए, वो बढ़ गए, है ना। तो जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड थे वो डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से पॉवर्टी की कंडीशन अराइज हो जाएगी, है ना। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसका एडवर्स इफेक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया अभी। एडवर्स इफेक्ट क्या था? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एडवर्स इफेक्ट में फर्स्ट क्या हो गया? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और दूसरी बात भी अभी हमने डिस्कस की, इस वजह से इंडिया क्या बन गई? इंडिया जो है इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंडिया क्या बन गया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज lack of capital goods industries। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका यूज करके इंडस्ट्रीज में गुड्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम कहें बिस्किट है, तो बिस्किट का प्रोडक्शन कैसे होगा? इसके लिए हमको मशीन की जरूरत होगी, है कि नहीं? टूल्स की जरूरत होगी। तो मशीन, टूल्स, ठीक। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल करके हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक, विच इन टर्न आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन आर नोन एज कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में हार्डली कैपिटल गुड्स का अरेंजमेंट था। During the British rule, there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो तो इंडियन इंडस्ट्रीज को शट डाउन करना चाहती, खत्म करना चाहती थी। तो वो क्यों ऐसे इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करेगी जहां मशीन का कल्टीवेशन, मशीन का प्रोडक्शन होगा? बात समझ में आ रही है? लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। आखिर मशीन जो है, जो अगर मैंने कहा बिस्किट बनाने की जो मशीन है वो भी तो कहीं प्रोड्यूस होती होगी ना, किसी इंडस्ट्री में बनती होगी, फिर वहां से अलग अलग फैक्ट्रीज में लोग उसे खरीद के लेके जाते होंगे। तो ब्रिटिश टाइम में हार्डली कोई ऐसी इंडस्ट्री थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो मेन मोटिव था वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। साथ ही साथ ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर द प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स। तो वो हमेशा से ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करें, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो टूल्स और इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंडिया में खुद प्रोड्यूस हो। हमेशा से ही वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा से चाहती थी कि ब्रिटेन है वहां से
जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, उनको क्या किया जाए, इंपोर्ट किया जाए यानी मंगवाया जाए। ठीक, इस वजह से जो हमारा जीडीपी था यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी एक साल में होने वाला कुल उत्पादन जो था वो बहुत ही कम हो गया था, राइट। फिर साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर्स थे, ठीक है, उनका भी कोई रोल देखने को नहीं मिलता था। यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी रेलवे हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट्स हो गया, ठीक है ना। यानी जो भी पब्लिक सेक्टर्स थे उनका इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्प करने में किया जा रहा था। लिमिटेड रोल ऑफ public sector. So here, the limited area for operation of the public sector was also a significant reason for drawback of the industrial sector. Okay, the public sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports, and some other departmental undertaking. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके पब्लिक सेक्टर्स थे इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जा रहा था, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं सुएज कैनाल का, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा था, वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। और सिर्फ क्या था, ये ब्रिटेन और इंडिया को कनेक्ट करता था, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे जो भी डेवलपमेंट करते थे पब्लिक सेक्टर में वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करते थे, ना कि इंडियन सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड। ओके, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज वॉट एवर क्वेरीज यू हैव काइंडली मेंशन इन कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल क्लियर इट। ओके।